कल हमने पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किन किन तीन चीजों से बना था? कौन कौन सी? फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजिनस बेस एंड शुगर, जिसको हम कहते थे फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सी शुगर अगर डीएनए है, अगर आरएनए होगा तो राइबोज शुगर। और कोई बात हो, अगर कोई भी कल वाले लेक्चर में कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देख लेते हैं डीएनए किससे बना था? फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजिनस बेस एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर, क्योंकि हम डीएनए की बात करें, डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब फॉस्फोरिक एसिड और डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या बनाएंगी? डीएनए का बैकबोन। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि डीएनए का बैकबोन कौन बनाता है, तो हम क्या कहेंगे? डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजिनस बेस हमारे पास वैसे पांच होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। यूरेसिल जो होती है वो आरएनए में होती है, बाकी वो चार जो होती हैं वो हमारे पास डीएनए में होती हैं। थाइमिन और यूरेसिल का हम आगे पढ़ेंगे, एक डीएनए में होती है, एक आरएनए में होती है, ठीक है? कल तक हमारी ये बात हो गई थी। अब हम आगे शुरू करते हैं। क्रोमोसोम्स एज कैरियर्स ऑफ जीन्स, क्योंकि क्रोमोसोम्स कहाँ हमारे पास पड़े हुए? न्यूक्लियस में पड़े हुए। कोई अगर पूछे कि क्रोमोसोम कहाँ है, सेल के साइटोप्लाज्म में भी नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जो जीन्स है वो फिर क्रोमोसोम्स पे होती है। जीन्स की एक अपनी साइट होती है, पार्टिकुलर साइट, जिसको हम कहते हैं लोसाई। ये वर्ड आपने देखा होगा। लोसाई हम किसको कहते हैं? कोई भी क्रोमोसोम है, फॉर सपोज ये एक क्रोमोसोम है, दो, क्योंकि पेयर में होते हैं ऑटोसोम, ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं दो। अब ये मैं बना रही हूँ एक पॉइंट, इसको मैं नाम दूंगी लोसा। यहाँ पे हमारे पास जीन अटैच होगी। एक क्रोमोसोम में दो जीन्स होती हैं, फिर जीन्स की अलील्स होंगी, ठीक है? क्रोमोसोम्स एज कैरियर्स ऑफ जीन्स, ठीक है? It has been suggested since the beginning of 20th century that genes are carried in the chromosomes. जैसे ही 20th century शुरू हो गई, हमें पता चल गया कि जो जीन्स होती हैं वो क्रोमोसोम्स में होती हैं। The chromosomes can be separately identified visually, but genes are very small units, so far have not been seen even with the best microscope. हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे पास जो जीन्स है हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, नहीं हम बेस्ट माइक्रोस्कोप से वहां से देख सकते हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स जो है हम बेस्ट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, क्योंकि जीन्स बहुत स्मॉल यूनिट है, हम विजुअलाइज नहीं कर सकते इवन विद द बेस्ट माइक्रोस्कोप। बट वी नो दैट जीन्स आर मॉलिक्यूल्स बोर्न इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द सेल न्यूक्लियाई। आगे बात सेल न्यूक्लियाई में होते हैं, सेल साइटोप्लाज्म में मत कहिएगा। हमें पता चल गया था 20th सेंचुरी में कि जीन्स ऐसी मॉलिक्यूल्स हैं जो क्रोमोसोम में होती हैं और सेल न्यूक्लियाई में होती हैं। वो दोनों क्रोमोसोम्स और डीएनए कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस ऑफ द सेल। First, it is observed that the chromosomes and genes behave so in inheritance. हमने पहले क्या ऑब्जर्व किया कि जीन्स और क्रोमोसोम दोनों इनहेरिटेंस में पार्ट लेते हैं। उनका फंक्शन ही कौन सा है? इनहेरिटेंस में। That the genes cannot be considered outside the chromosome. हम क्या करते हैं? जीन को क्रोमोसोम के बाहर कंसिडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीन्स होती क्रोमोसोम्स में, अलग नहीं पाई जाती। At the time of meiosis, the separation of homologous of the chromosome can be seen, and it take place is also required for the segregation of gene pairs. अब आपको पता होगा, थोड़ा मैं ज्यादा बताऊंगी क्योंकि फिर आगे काम आएगा। हम जब सेल डिवीजन करते हैं तो हमारे पास दो फेज आते हैं। मेन फेज जो होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। जब हम माइटोसिस करते हैं सेल डिवाइड हो जाते हैं, बल्कि सेल बढ़ जाते हैं। अगर दो की सेल माइटोसिस कर रहे हैं तो चार बन जाएंगे हमारे पास, लेकिन उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता, सेम ही रहता है। पर जब हम मियोसिस करते हैं सेल की, जब सेल मियोसिस करेगा उसके फिर फेजेस हैं, लेप्टोटीन है, आगे फेजेस हैं। जब सेल मियोसिस करेगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की रिडक्शन होगी, नंबर हाफ हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में नंबर हाफ होते हैं, हैप्लॉइड हो जाती है, 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। उसमें क्या होता है, जब मेटाफेज, आपको पता होगा मेटाफेज में क्या होता है। मेटाफेज, अगर ये मैं स्ट्रक्चर बनाऊं सेल का,
इसमें क्या करेंगे, जो क्रोमोसोम आएंगे वो अपने आप को यहाँ पे क्या करेंगे, सेटल कर लेंगे मिड लाइन में। फिर जब मेटाफेज के बाद एनाफेज स्टार्ट होगा, फिर ये क्या करेंगे, अब ये दो है क्रोमोसोम जिसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स या होमोलोगस पेयर। अब ये क्या करेंगे, अगर हम मेटाफेज ड्रॉ करें, ये यहाँ पे आ जाएंगे, एक एक पेयर अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, एक यहाँ पे बनाऊं, मतलब ये अलग अलग हो गए। इसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स में जो जीन्स होगी वो भी सेग्रीगेट हो गए, इसलिए हम वर्ड आप पढ़ेंगे आगे बहुत यूज होगा। सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम मींस सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, या सेग्रीगेशन ऑफ जीन पेयर्स मींस जीन पेयर की सेग्रीगेशन, सेपरेशन। ये देखिए, सेग्रीगेशन ऑफ जीन पेयर्स। नो दैट इन जीनो एवरी इंडिविजुअल। अब जीनोटाइप क्या होता है, एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। हम फिनोटाइप जो हम देख रहे हैं, प्लांट्स अपने प्लांट से कैसे लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, पेरेंट्स और बच्चे क्यों एक जैसे लगते हैं, वो हम कहते हैं फिनोटाइप, उस टाइप को कहते हैं। जीनोटाइप उनके अंदर की जो जीन्स वो तो हम मालूम नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। means composition of genes of every individual. One member of each pair of genes is contributed by one parent and the other by the other parent. एक जीन का जो पेयर है वो वन पेरेंट देता है और जो दूसरा है वो दूसरा पेरेंट देता है, एक मदर से आया एक फादर से आया। This exactly happens in chromosomes which are in pairs in zygote and each of the two parents contribute one member of the pair. अब ये मैं आपको डायग्राम बना के समझा देती हूँ। अब देखिए, जब फ्यूजन होगी गैमेट्स की, हैप्लॉइड नंबर है, ये स्पर्म है, ये एग है, इन दोनों की जब फ्यूजन होगी तो हमारे पास जाइगोट बनेगा। इस पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड है, इस पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 23 इसके पास, 23 इसके पास। जब जाइगोट बना इसके पास नंबर कितने होंगे, 2 एंड डिप्लॉइड नंबर मींस 46 क्रोमोसोम्स, 23 इसके 20। अब जो जाइगोट के पास है वो एक, इसके पास क्रोमोसोम्स का जो पेयर है हाफ पेरेंट से आया, मदर से आया, और एक जो हमारे पास है मदर ने दिया, एक फादर ने दिया, ठीक है। होमोलोगस, ठीक है। एक हैपेंस कितने मेंबर, एक एक किसने दिया, एक पेरेंट ने एक मदर ने। इज द टू होमोलोगस लोसाई। लोसाई मैंने आपको बता दिया, क्रोमोसोम्स पे स्पेशल साइट होती है जहां पे जीन्स अटैच होती हैं, उसको हम कहते हैं लोसाई। Each gamete, egg हो या sperm, as a result of meiosis, contain only one member of each of the pairs of allelic genes. Word आ गया allelic genes. एग हो या स्पर्म हो, मैंने बता दिया आपको पहले कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, जीन्स भी हाफ हो जाएंगे। अब अलील्स क्या है, ये आपने न्यू वर्ड सुना है, अलील। अलील को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, वेरिएंट ऑफ जीन, वेरिएंट ऑफ जीन। एक जीन के 2 या 3 अलील्स होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि आपने सुना होगा रिसेसिव अलील, रिसेसिव होती है, एक डोमिनेंट होती है, उसको हम कहते हैं अलील्स। मींस क्रोमोसोम्स में अंदर होती हैं जीन्स, फिर जीन्स की भी हम पार्ट्स अगर करें तो उसको हम कहते हैं अलील्स। Each egg and sperm contains only one of the pair of genes. Means egg के पास एक पेयर होगा, sperm के पास एक पेयर होगा, दोनों के पास दो दो पेयर्स नहीं होंगे क्योंकि मेयोसिस में हाफ हो गए। It is the basis of all breeding experiments and purity of gametes. Purity of gametes जो हमें मेंडल ने बताया था, यही है कि ब्रीडिंग होती है जब इनहेरिटेंस होती है, यही बेसिक लॉ है हमारे पास, जो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। फॉर सपोज आप खुद सोचें, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ ना हो फिर तो ये बढ़ जाएंगे ना, फिर तो ये बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हुए ही नहीं, 46 आएंगे, मदर से 46 आएंगे, फादर से तो चाइल्ड के पास कितने हो गए, 92, फिर 92, ये तो बढ़ जाएंगे। ये प्रोसेस ही इसलिए रखा है ताकि क्रोमोसोम्स नंबर हमारे पास कांस्टेंट रहे, मेंटेन रहे। All this can be explained if the genes are assumed to be contained in the chromosome. The reduction division of chromosome can be segregate them at the time of oogenesis or spermatogenesis. oogenesis हम किसको कहते हैं, जिसमें एग या फीमेल सेक्स क्रोमोसोम की, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम हैप्लॉइड बने।
स्पर्मेटोजेनेसिस हम किसको कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसमें मेल सेक्स क्रोमोसोम बनता है, ठीक है, ये वर्ड याद कर ले। oogenesis हम किसके लिए यूज करते हैं? जब फीमेल का oogenesis होती है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। स्पर्मेटोजेनेसिस कब कहेंगे? जब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होगी, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। इसमें थोड़े वर्ड्स थे मुश्किल। अब हम आते हैं, थ्योरी क्या थी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी उन्होंने पेश की थी कि हेरिडिटी की थ्योरी क्या है, उसको नाम दिया क्रोमोसोमल थ्योरी। Chromosomes are also kind of organelles that segregate regularly when eukaryotic cells divide. क्रोमोसोम्स भी हमारे पास एक ऑर्गेनील है, जैसे किडनी ऑर्गन है, हमारे पास लिवर है, वैसे भी ऑर्गेनील्स है, मीन्स सेल के भी अंदर है ऑर्गेनील, इसलिए हम कहते हैं, ऑर्गन नहीं कह रहे। वो तब अलग अलग होंगे जब सेल डिवाइड होगा। In early 20th century, it was assumed that the chromosome were the vehicles for the information of heredity. हमें 20th century में ही पता चल गया कि क्रोमोसोम्स ही एक गाड़ी की तरह है जो हेरिडिटी को ट्रांसफर करते हैं from parents to offspring. Their central role was first suggested in the 90s by the German geneticist Karl Cornens, soon after the observation that similar chromosomes pair with one another in the process of meiosis led directly to chromosomal theory of inheritance, first formulated by the American Walter Sutton in 1902. The chromosome theory of heredity postulated as follows. क्या हुआ? जब 1900 में जर्मन साइंटिस्ट को पता चला कि जो क्रोमोसोम्स की जब मियोसिस होती है तो उसमें सेग्रीगेशन भी होती है, और उसी वजह से मियोसिस की वजह से हमारी इनहेरिटेंस आती है, इसीलिए उन्होंने बेसी मियोसिस को रखा और हमें थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मिल गई। इसलिए हम इस थ्योरी को नाम भी देते हैं वाल्टर सटन थ्योरी भी कहते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी का दूसरा नाम क्या है? सटन थ्योरी। अब इसकी पोस्टुलेट्स क्या थी? नंबर 1, reproduction involves the initial union of only two cells, egg and sperm, if Mendel model is correct. Then these two gametes must make equal hereditary contributions. Sperm, however, contain little cytoplasm, therefore the hereditary material must reside within the nuclei of gametes. अब रिप्रोडक्शन का क्या हमने पढ़ा कि क्या जाइगोट किसने बनाया? रिप्रोडक्शन कैसी होती है? फर्स्ट टू सेल यूनाइट करते हैं, एग और स्पर्म जब यूनाइट करेंगे तो वो रिप्रोडक्शन काज करेंगे, उसकी रिजल्ट क्या होगी? हमारे पास जाइगोट बनेगा। ये भी मॉडल, क्योंकि मेडल का मॉडल करेक्ट था, उसने भी यही बात की थी। स्पर्म के पास क्या होता है? लिटिल साइटोप्लाज्म होता है। स्पर्म के पास क्या होता है? लिटिल साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन ओवम के पास ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है। इसलिए जो हेरिडिटी मटेरियल है, कौन सा है हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल? क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, वो सेल की न्यूक्लियाई में होते हैं। गेमीट्स को हम सेल भी कहते हैं, सेल की न्यूक्लियाई में होते हैं, साइटोप्लाज्म में नहीं होते, क्योंकि किसी में से साइटोप्लाज्म ज्यादा है, किसी में कम है। Number 2, chromosomes segregate during meiosis in a manner similar to that exhibited by the elements of Mendel model. क्रोमोसोम जब अलग होते हैं मियोसिस में, वैसे ही अलग होते हैं जैसे मेंडल ने हमें बताया था। Gametes have one copy of each pair of homologous chromosome. Diploid individuals have two copies. If Mendel model gametes have one copy of each element, diploid individuals have two copies. अब ये बात वैसे ही हो गई कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम में, होमोलोगस मीन सेम क्रोमोसोम्स, हमारे पास 22 पेयर्स ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं होमोलोगस पेयर और ऑटोसोम्स। इसमें क्या होता है? माइटोसिस होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, मींस डिप्लॉइड नंबर है। वन पेयर ऐसा है हमारे पास जिसको हमने नाम दिया था सेक्स क्रोमोसोम्स का, उसका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। एक मेल का है स्पर्म, एक फीमेल का है फीमेल का है स्पर्म, सॉरी फीमेल का है ओवम एंड मेल का है स्पर्म, जिसको हमने नाम दिया था एक्स एंड वाई। इसमें क्या होती है? पहले तो ये डिप्लॉइड होते हैं 2n, फिर जब मियोसिस होती है फिर इनका नंबर हाफ हो जाता है 1n, या n भी लिख लें। अब इनके पास एक जीन पेयर है, इनके पास 2 जीन पेयर हैं। यही बात इसने भी कही थी कि अगर होमोलोगस क्रोमोसोम से इन डिप्लॉइड नंबर है तो उसके पास 2 कॉपीज होंगी। अगर गैमीट्स हैं, गैमीट्स हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम भी देते हैं गैमीट्स, अगर वो है तो उनके पास हैप्लॉइड नंबर होंगे, ठीक है।
Number 4, during meiosis, each pair of homologous chromosomes orient on the metaphase plate independent of any other pair. मैंने आपको पहले डायग्राम में बता दिया था कि मेटाफेज जब भी आएगा ये क्या करेंगे, बीच में अपने आप को ओरिएंट कर देंगे. अब तो ये साथ है फिलहाल, क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हुए, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के. This independent assortment of chromosome is a process suggestive up to the independent assortment of factors postulated by Mendel. अब मेंडल ने क्या मॉडल दिया था, मेंडल ने भी एक थ्योरी पेश की थी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. उसने भी यही कहा था कि एक क्रोमोसोम जब सेग्रीगेट करेगा, मींस आफ्टर मेटाफेज, वो जब अलग अलग हो जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होंगे. इसलिए हमने थ्योरी का नाम दिया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पोस्टुलेटेड बाय मेंडल. अब एक क्वेश्चन इसने पूछा है किसी ने कि देखो मैम, हाउ कैन वी डिटरमाइन दैट दिस क्रोमोसोम इज ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये बहुत सिंपल है. पहले तो किसी क्रोमोसोम पे नंबर है खाली, किसी पे एक लेबल नहीं किया हुआ. सेक्स क्रोमोसोम लेबल्ड है एक्स एंड वाई. ठीक है, और जो स्पर्म होता है जिसको हम वाई कहते हैं, वो हुक स्ट्रक्चर होता है. एक्स होता है जो उसका हुक स्ट्रक्चर नहीं होता. इसलिए हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं. अगर मैं आप पीछे देखेंगे, जब हमने पीछे पढ़ा था, ये देखें, यहीं पे आप देख लें, ये देखें, इन क्रोमोसोम्स में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? ये भी देखें, एक ही है, कम ज्यादा हो सकता है, कोई क्रोमोसोम बड़ा है, लेकिन ऑलमोस्ट सब सेम है. ये सब है ऑटोसोम्स. अब ये देखें, एक पेयर, एक्सेप्शनल पेयर, इसमें y की साइज देखें, x की साइज देखें, कितना फर्क है. इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं गैमीट्स, और इनमें ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, जिसको हम कहते हैं हैप्लॉइड नंबर. अब थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल जब पेश हुई, उसमें एक प्रॉब्लम थी. There was one problem with the theory, as many investigators soon pointed out. If Mendelian traits are determined by factors located on the chromosomes, and if the independent assortment of Mendelian traits reflect the independent assortment of these chromosomes in meiosis. इन्होंने कहा कि अगर मेंडल के जो ट्रेट उसने बनाए थे, जो भी उसने मॉडल बनाए थे, अगर वो सब सही थे, तो जो उन्होंने असॉर्टमेंट कही थी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मींस एक क्रोमोसोम आफ्टर मियोसिस दूसरे क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट नहीं करता, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. तो उसने कहा था कि अगर उसका सही था, तो क्यों, अगर मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सही था, वो why is that the number of factors that assort independently of one another in a given kind of organism is often much greater than the number of chromosome pairs that the organism possess. उसने कहा अगर ये इंडिपेंडेंट वाली बात सही है, तो एक ऑर्गेनिज्म में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हमेशा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स हैं वो ज्यादा क्यों हो जाते हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. उसकी बात सही थी. ये बात आपको ऐसे समझ आएगी कि अगर उसने कहा था कि अगर मेटाफेज पे इन्होंने अपने आप को सेट कर लिया कि मेटाफेज तक, अब हम मियोसिस की तरफ जा रहे हैं, एनाफेज. अब ये क्या करेंगे, अगर ये अलग अलग हो गए, तो ये इंडिपेंडेंट हो गए एक दूसरे के. दिस थ्योरी वाज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. उसने जीन्स की कही थी, ये क्रोमोसोम्स की है. अब इस पे जो जीन्स हैं, अगर वो किसी और के साथ मिलेंगी, तो ये जीन्स तो डबल हो गई, लेकिन क्रोमोसोम्स तो हमारे पास हाफ हो गए. एक क्रोमोसोम के पास 2 या 3 जीन्स हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा. तो उन्होंने कहा कि ये एक प्रॉब्लम क्यों आई, अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, तो क्यों इंडिपेंडेंट जीन्स क्रोमोसोम से ज्यादा हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स दैट ऑर्गेनिज्म possess, क्यों ये उससे ज्यादा होगी. ये एक फेटल ऑब्जेक्शन था एंड लेड मेनी अर्ली रिसर्चर्स टू हैव सीरियस रिजर्वेशन अबाउट सटन्स थ्योरी. मैंने कहा था ना, इस क्रोमोसोमल थ्योरी को हमने दूसरा नाम क्या दिया था, सटन्स थ्योरी. अब इनके पोस्टुलेट्स को आप थोड़ा मेमोराइज कर लें कि कौन कौन से मतलब पोस्टुलेट्स थे, और एक ऑब्जेक्शन भी था. कौन सा ऑब्जेक्शन था, कि जब क्रोमोसोम्स मियोसिस के बाद अलग हो रहे थे, तो जो नंबर उसके फैक्टर्स थे, वो क्यों क्रोमोसोम से ज्यादा हो गए. अगर
इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इक्वली डिवीजन हो रही है, तो क्यों उसके नंबर ज्यादा हो गए? ये फिर आगे क्लियर हो गया था जब हमने मेंडल्स के मॉडल को हमने करेक्ट साबित कर दिया था। अब हम आएंगे डीएनए, एविडेंस ऑफ डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल। हमें पता कैसे चला कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल का कैरियर है, वेहिकल है? Streptococcus pneumococci, a bacterium associated with the certain types of pneumococci, occurs in two major forms. इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरियम पे जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस, ये नाम याद कर लीजिएगा, किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकाई पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उसके दो फॉर्म्स थे मेजर, अ स्मूथ सरफेस सेल possessing a capsule are virulent, मींस हमारे लिए खतरनाक था, responsible for pneumonia, and the rough surface cells lacking a capsule are non-virulent। दो मेजर टाइप थे बैक्टीरियम की, एक एस टाइप जिसको हमने कहा था स्मूथ सरफेस सेल्स, जो हमारे पास जिनके पास कैप्सूल था, हमारे लिए नुकसानकार थे, वायलेंट थे। लेकिन दूसरा कौन सा था? रफ सेल्स, जिसके पास कैप्सूल नहीं था और हमारे लिए वो नुकसानकार नहीं थे। When cultured separately, the two types give rise to bacterium of their own type, shown that their strains are genetically determined। उनको जब क्या किया, हमने ब्रीड करवाया, मल्टीप्लाई करवाया अलग अलग। जब हमने उनको अलग अलग मल्टीप्लाई करवाया, कल्चर का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करवाना, ब्रीड करवाना। जब हमने उनको अलग अलग मल्टीप्लाई किया तो उन्होंने अपने ही टाइप के बैक्टीरियम बना दिए। इससे हमें पता चलता है कि डीएनए कैरियर है। फिर आगे उन्होंने फिर फर्दर डिटरमाइन किया। During the course of experiment, F. Griffith injected rough surface bacteria called R-type into laboratory mice and observed no ill effect on them। उसने क्या किया, रफ सरफेस को जिसने उसने आर टाइप दिया, उसने क्या किया, एक इंजेक्शन में भर के एक लेबोरेटरी के माइस चूहों को लगा दिया और उसने देखा कि कोई भी उस पर असर नहीं हुआ। वेयर एज अगर उसने एस टाइप की इंजेक्शन लगाई तो वो प्रूव्ड फेटल फॉर माइस, तो वो माइस की डेथ का काज बन गई। मीन्स आर टाइप हमारे पास जो वायलेंट था, जो नॉन वायलेंट था, एस टाइप जो था वायलेंट था, इसलिए उसने माइस की डेथ काज करवा दी। It was observed that if both the strains of bacteria were heated under high temperature, they are killed, and if then injected in separated mice, no ill effects। और इसने ग्रिफ्स ने एक और बात भी नोट की कि हमने बैक्टीरियम को जब हाई टेम्परेचर दिया तो वो सब बैक्टीरिया मर गए। जब हमने मरे हुए बैक्टीरिया की इंजेक्शन लगवाई तो दोनों टाइप में से कोई भी इल इफेक्ट उसने काज नहीं किया। इसका मतलब उसने क्या निकाला कि डेथ टाइप की जो है ना, उसके कोई भी इफेक्ट नहीं होता, नो इल इफेक्ट। In some other experiment, unexpected result appeared. If live, जो कि जिंदा है, R type उसने क्या किया, जो non violent type है, were injected into mice and then additional injection in the same mice were made of heat killed death S type bacteria. High mortality of mice were observed. अब उसने एक अदर एक्सपेरिमेंट भी किया। उसने क्या किया, एक जिंदा आर टाइप जो कि नुकसान नहीं दे रहा था, उसने क्या किया, उसको माइस में इंजेक्ट कर दिया। अब उसने क्या किया, एक हीट किल जिसको हमने मार दिया था हाई टेम्परेचर से, उसको भी इंजेक्ट कर दिया। मींस एक ही माइस में दोनों बैक्टीरिया इंजेक्ट कर दिए, लेकिन आर टाइप जिंदा था, एस टाइप जिंदा नहीं था। तो उसने देखा कि उस माइस की मोर्टिलिटी कम हो गई, वो भी मरने लगे। मोर्टिलिटी कम हो, हाई मोर्टिलिटी मींस कम मरने लगे। तो वो परेशान हो गया कि डेथ जो एस टाइप था वो तो नुकसान कर ही नहीं रहा था, तो नुकसान कैसे हो गया। अब फर्दर उसने देखा, उसे सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन मिली ही नहीं। For this development, it appeared as if the death S type bacteria has somehow become alive in the mice। उसने फिर सोचा शायद इंजेक्शन के बाद एस माइस जो था हमारे पास जिंदा हो गया हो, माइस में, चूहे में एस जिंदा हो गया हो। बट इट वाज ऑब्वियसली अनएक्सेप्टेबल, मतलब ऐसा हो नहीं सकता। However, it was clear that influence of heat-killed bacteria S type has transformed the living cell of non-violent R-type bacteria. This phenomena in which heat-killed bacteria of one type could have hereditary effect on bacteria of another type is called transformation। अब उसने ये मतलब पोस्टुलेट किया, ये कंक्लूड किया कि जो हीट किल बैक्टीरिया थे उसमें कोई ऐसे लिविंग सेल थे जिसने आर टाइप को वायलेंट बना दिया,
मींस इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। उसने R टाइप सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिसकी वजह से माइस जो था इफेक्ट हो गया। Nearly 16 years later, in 1944, Avery McTree discovered the true identity of transforming substance. They tested reaction of heat-killed bacteria for their transforming ability and found out that it was not RNA or various proteins, but only DNA that possessed the transforming ability. If the enzyme deoxyribonuclease, nuclease एक enzyme में किसी भी compound में किसी भी नाम में अगर एज लगाओ ASE, तो हम उसको नाम देते हैं एंजाइम। ये आइडेंटिफिकेशन है कि एंजाइम है या नहीं, एस लगा होगा तो उसको हम एंजाइम कहेंगे। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसका काम क्या होता है, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय कर देता है। That destroy the DNA was added to the bacteria, the transferring ability was lost. Therefore, it has become clear beyond any doubt that DNA must be the genetic material. 16 years बाद उन्होंने क्या पता लगाया कि जो आरएनए होगा सेल में या प्रोटीन होगा, उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी नहीं आई। अगर हमने उसने फिर क्या किया, एक डीएनए न्यूक्लियस एक एंजाइम है, उसने उस माइस में इंजेस्ट कर दिया। उसमें उसने देखा कोई भी माइस जो था ना वो मरा नहीं, सब जिंदा थे। इसका मतलब जो डीएनए था इस टाइप का वो मर गया। उससे इसे पता चल गया कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल का कैरियर है। Hershey and Chase observed that if culture of bacteriophage was labeled with radioactive phosphorus P32 for labeling DNA or with sulfur S35 for labeling protein code. अब फर्दर कंफर्म करने के लिए इसने दोबारा कल्चर किया, बैक्टीरिया को इन्होंने फिर ब्रीड करवाया। उन्होंने फिर अलग अलग नाम दे दिए, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस दिया डीएनए के लिए और प्रोटीन कोड के लिए इन्होंने नाम दिया सल्फर के लिए, सल्फर। एंड द बैक्टीरियोफेज रप्टर, उसका मतलब जो बैक्टीरियोफेज था वो रप्चर हो गया। द डीएनए इज रिलीज एंड ट्रीटेड विद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। द डीएनए ब्रेक्स अप इनटू फ्रेगमेंट इन अ सॉल्यूशन। द एम्प्टी प्रोटीन कोट ऑफ द रप्चर्ड मेम्ब्रेन अपीयर्स एट कोज। जब उसने इन दोनों को ब्रीड करवाया, जो उनका बैक्टीरियोफेज रप्चर भी हो गया, खत्म हो गया, एंड जो डीएनए था उसका वो रिलीज हो गया बाहर। जब आउटर मेम्ब्रेन जो डीएनए के बाहर होगी वो रप्चर हो जाएगी तो डीएनए तो बाहर आ जाएगा ना। जो उसका डीएनए था ना वो रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से ब्रेक डाउन हो गया इनटू फ्रेगमेंट्स और वो सॉल्यूशन में गिर गया। द एम्प्टी जो उसका जो प्रोटीन कोड था, शायद आपको इसे समझ ना आए, अब होता है ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ऑर्गेनील्स है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर ऑर्गेनील है जिसको हमने नाम दिया क्रोमोसोम। अब इन्होंने जब बैक्टीरियोफेज को फिर कल्चर करवाया तो इन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल से कल्चर करवाया। पी फॉस्फोरस 32 नाम दिया डीएनए के लिए, सल्फर 35 नाम दिया इन्होंने प्रोटीन कोड के लिए। अब जब इन्होंने मटेरियल को करवाया तो इसकी जो बैक्टीरियोफेज की जो मेम्ब्रेन थी ना आउटर कोट वो रप्चर हो गया, जिसकी वजह से जो डीएनए था इसमें वो बाहर आ गया एंड इसका जो और फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। और जो इसका प्रोटीन कोड था, इसमें जो प्रोटीन है उसका जो कोड था वो भी रप्चर हो गया, जिसको हमने नाम दिया कोट। All the P2 phosphorus and sulfur were made to infect bacteria and multiply by the help of special technique. All S-labeled protein were removed. The new phages formed contain only indicating P, indicating the presence of DNA molecules. अब इन्होंने फर्दर क्या किया, जो भी प्रोटीन था उन्होंने निकाल दिया। बैक्टीरिया में सिर्फ हमारे पास क्या बचे थे, एस वाले बचे थे। प्रोटीन वालों उन्होंने क्या किया, एस वाले निकाल दिए, जो हमारे पास बच गए थे वो खाली पी वाले थे, और जो हमारे पास न्यू जनरेशन बनी वो खाली पी वाली थी, जिससे पता चल गया कि डीएनए कैरियर है। The new phages formed contain only P DNA molecules. The conclusion appears similar to the transforming principle in bacteria, showing that DNA is the genetic material and phage transmitted from one generation to the next generation. इन एक्सपेरिमेंट से इन लोगों को पता चल गया कि डीएनए मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब मैं इसको कहानी में आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक्चुअली मेरा थोड़ा गला भी खराब है इसलिए आपको पता चल रहा होगा कि मैं बीच बीच में छोड़ रही हूँ। अब क्या हुआ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे पता लगाया, पहले क्या किया, इन्होंने एक बैक्टीरिया उठाया जिसका नाम दिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकाई। उसके दो टाइप्स थे, एक एस था जो स्मूथ सरफेस था जो हमारे नुकसान का था, वायरुलेंट था, और एक आर टाइप था जो नॉन वायरुलेंट था। इन्होंने क्या किया,
कि जब एस टाइप को माइस में इंजेक्ट किया जो कि स्मूथ था और वायरुलेंट था, उसने क्या किया, उसकी डेथ काज करवा दी, लेकिन आर टाइप में नहीं करवाई। तो उससे उसको पता चल गया था कि ये वायरुलेंट है, ये नॉन वायरुलेंट है। अब डीएनए का पता कैसे लगवाया उन्होंने? उन्होंने क्या किया, सारी जो बैक्टीरिया थे, आर टाइप भी थी, एस टाइप भी थी, पहले उनको हाई टेम्परेचर दिया, उनको मार दिया और फिर माइस में इंजेक्ट कर दिया। तब दोनों का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि शायद ये बैक्टीरिया मर गए, इसलिए इसने भी मतलब कोई भी खतरनाक साबित नहीं हुआ। फिर इसने क्या किया कि एक आर टाइप को जो नुकसान नहीं दे रहा था और जो किल था एस टाइप, उसको दोनों साथ मिला के एक चूहे में इंजेक्ट कर दिया। फिर उसने देखा कि चूहा मर गया। फिर उसने ऐसा सोचा कि शायद एस टाइप जिंदा हो गया हो। फिर खुद ही सोच लिया कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसे पता लगा कि शायद कोई एस टाइप में ऐसा लिविंग सेल है जिसने आर टाइप को कन्वर्ट कर दिया और उसने चूहे को मार दिया। दिस प्रॉपर्टी को उसने नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन। अब उसको ये पता चल गया कि डीएनए में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ था कि डीएनए ही करवाता है। फिर 16 इयर्स के बाद फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिए। उसने क्या किया, जो डीएनए को तोड़ सकता है एंजाइम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, उसने डीएनए में डाल दिया एस टाइप के। फिर उसको चूहे में इंजेक्ट कर दिया। फिर उसने देखा कि चूहा तो जिंदा है, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए उसको पता चल गया कि डीएनए कैरियर है। फिर फर्दर कंफर्मेशन के लिए क्या किया उसने, फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट किए और फिर उसको डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ा और फिर उनकी कल्चर करवाई। जो भी न्यू जनरेशन बनी उसमें खाली पी टाइप थे, डीएनए था, इसलिए उसको पता चल गया कि डीएनए ही वो मटेरियल है जो कि कैरियर ऑफ द इनहेरिटेंस है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब ब्रीफ रेफरेंस टू डीएनए स्ट्रक्चर, ये हमने पढ़ा भी है, रिपीट हो जाएगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर है क्या। डीएनए इज वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, द यूनिट ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। पढ़ा था हमने, डीएनए इज कंसिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ईच न्यूक्लियोटाइड itself is made up of 3 components, deoxyribose sugar, phosphoric acid, nitrogenous base। अगर किसी में फॉस्फोरिक एसिड नहीं हुआ, फॉर सपोज ये दोनों हुए, तो हम इसको नाम देंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये भी डेफिनेशन आती है। अगर ये तीनों हुए तो न्यूक्लियोटाइड, अगर फॉस्फोरिक एसिड नहीं हुआ तो न्यूक्लियोसाइड। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। There are 4 different types of nitrogenous bases या organic bases found in DNA molecule. Hence, there are 4 different types of nucleotides. They are adenine, thymine, cytosine, and guanine. 4 types हैं. Millions of these nucleotides combine to form a single molecule of DNA. The close study of nucleotide reveals that adenine and guanine bases have double ring structure, and on the other hand, cytosine and thymine have single ring structure. The two adenine guanine are called purine and cytosine and thymine are called pyrimidine bases. डीएनए में हमारे पास 4 बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। इनमें से जो एडेनिन एंड गुआनिन थे उसको हमने नाम दिया प्यूरिन बेसिस, जिनकी स्ट्रक्चर डबल रिंग थे। मींस नाम छोटा, स्ट्रक्चर बड़ा। प्यूरिन नाम छोटा है, उसका डबल रिंग स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रक्चर है। साइटोसिन एंड थाइमिन का नाम बड़ा है। पायरिमिडीन बेसिस स्ट्रक्चर छोटा है, मींस छोटा नाम बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ा नाम छोटा स्ट्रक्चर। ठीक है, these nucleotides are joined with one another through phosphoric acid in such a way that C3 position of one deoxyribose is linked to the C5 position of the next. अब भले आप इतना डीप में ना जाएं, फिर भी आप देख लें, डीऑक्सीराइबोस में 5 कार्बन है। इसका जो C3 कार्बन स्ट्रक्चर होता है, C3 वो C5 के साथ लिंक में होता है। ये C3 और C5 मिलके यही पोजीशन पे स्ट्रैंड बनती है। जो डीएनए एक स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, तो वो पोजीशन नंबर C3 ऑफ कार्बन एंड C5 पे ही बनती है। James D. Watson and Francis H. Crick in 1953 suggested a model of DNA which was based on X-ray diffraction data provided by Maurice H. F. Wilkins for their pioneer work. Pioneer work हम कहते हैं जो काम पहले किसी ने किया ही नहीं हो, उन्होंने पहली बार फर्स्ट स्ट्रक्चर इन्होंने पेश किया था। All 3 scientists received Nobel Prize in 1962.
Rosalind Franklin, an expert X-ray crystallographer, showed that PO4 lies on the outer side of molecule, a pivot role enabling Vaster and Crick to propose their DNA molecule, but she died in 1958 at the age 46. मैम जीनोटाइप समझा दें, हाँ ठीक है मैं समझा देती हूँ, ठीक है अब हो गए सब। अब जीनोटाइप वैसे मेंडल्स ने ये बात आगे अच्छी तरह से बताई है, लेकिन फिर भी अब दो टाइप होते हैं, ठीक है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब देखिए मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको कि आपको किसी ने कहा होगा कि आप अपने पेरेंट्स जैसे लगते हो, ठीक है, या मदर पे गए हो या किसी भाई पे या किसी आप अपने अबू पे गए हो, ये जो नजर आने वाली चीज होती है हम उसको कहते हैं फिनोटाइप, मींस जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन आपके पास कौन कौन सी जीन से ये तो किसी को नहीं पता कि आपने क्रोमोसोम्स में कौन सी जीन है, किस किस की जीन किसकी आई है, ये तो हमें नहीं पता, इसको हम कहते हैं जीनोटाइप, मींस जो जीन्स का जो टाइप है जीनोटाइप, और जो दिखाई हमें दे रहा है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। दो टाइप है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब वॉटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था हम उसको पढ़ते हैं। In 1953, Watson and Crick surprised the scientific world with a concise one-page paper, a British journal Nature. The paper reported their molecular model of DNA. The dove since become the symbol of molecular biology. The beauty of the model was that its structure suggested the basic mechanism of DNA replication. वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, डीएनए का स्ट्रक्चर बता दिया था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसका, जिसकी वजह से हमें पता चल गया था कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती कैसे है। वॉटसन एंड क्रिक सजेस्ट क्या किया था, उसका लेडर टाइप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए, ईच मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। कोई भी मॉलिक्यूल डीएनए का है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बनता है, विच आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर एंड फॉर्म्स अ डबल हेलिक्स। 2 अब देखें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके डीएनए बनता है, जो कि फिर ट्विस्ट खाती हैं, जिसको हमने नाम दिया डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इन्होंने क्या किया, ट्विस्ट कर दिया, अपने आप को टर्न ओवर कर दिया, जिसको हमने नाम दिया डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। द अपराइट्स हम कहते हैं, आपने सीढ़ी तो देखी ही होगी, सीढ़ी की जो लाइंस हैं उसको हम कहते हैं अपराइट्स ऑफ द लेडर, आ गया एग्जांपल सीढ़ी, आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। मैंने आपको पहले भी कहा अपराइट कहते हैं लेडर की जो बाउंड्रीज कहते हैं, या बैकबोन कहते हैं, हमारे टाइम पे बैकबोन आया था। द बैकबोन ऑफ द डीएनए इज फॉस्फेट एंड शुगर। एंड द रंग्स जो बीच में होती हैं सीढ़ियां, ये वाले रंग्स, इसको हम कहते हैं रंग्स, आर मेड अप ऑफ पेयर्ड नाइट्रोजनस बेसिस। द पेयर आर ऑलवेज एज फॉलोज, ये पेयर कांस्टेंट होंगे, चेंज नहीं होंगे। एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन, साइटोसिन विद ग्वानिन, ठीक है। एडेनिन हमेशा किसके साथ पेयर करेगा, थाइमिन से, और साइटोसिन किसके साथ करेगा, ग्वानिन से। There is no another alternative possible. 2 polynucleotide chains which are complementary to each other are held together by hydrogen bonds. These are 2 hydrogen bonds between adenine and thymine, hydrogen bond. हमने उस दिन मैंने डेमो में आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई थी। केमिकल बॉन्डिंग वो कि जो केमिकल्स में हो, कंपाउंड में है, मॉलिक्यूल्स में है, उसको हमने नाम कौन कौन से दिए थे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, आपको याद हो, बुक में नहीं था वो बात, कि हम केमिकल बॉन्डिंग को शुरू ऐसे करते हैं कि एक प्राइमरी बॉन्ड हो, सेकेंडरी बॉन्ड हो। सेकेंडरी बॉन्ड वो जो कि हमारे पास थे हाइड्रोजन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। प्राइमरी बॉन्ड वो जो हम पढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, आपको याद होगा मैंने बताया था आपको। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सेकेंडरी बॉन्ड का एग्जाम्पल था, और जो डीएनए में जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये भी याद रखिएगा। डीएनए में ना कोवेलेंट होगी, ना आयोनिक होगी, ना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे, उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे एडेनिन और थाइमिन के बीच में, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स रिमेन सेपरेटेड बाय 20 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं, आई थिंक शायद मैं याद हो
10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। एंड the coiling of double helix is right-handed and complete turns occur after 3.4 angstrom. Since each nucleotide occupies 3.4 angstrom distance along the length of polynucleotide strand, 10 mononucleotide occur per complete turn. ये मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। अब हमने स्ट्रैंड बना दिए 2, मैं सीधी बना रही हूँ ताकि इजी हो जाए। इसको हमने नाम दिया अपराइट, ठीक है। इसको मैंने नाम दिए रैंक्स, ठीक है, रैंक्स। अपराइट जो बना था फॉस्फेट प्लस शुगर से बना था, ठीक है। जो इसके रैंक्स इन्होंने बनाए थे नाइट्रोजिनस बेसिस से बनाए थे। उस नाइट्रोजिनस और बेसिस का जो कॉम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एडेनिन डबल बॉन्ड बनाएगा थायमीन के साथ, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन के साथ। अब जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब कंप्लीट करता है, जब दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो टर्न होती है उसमें जो डिस्टेंस होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ये 3 डिस्टेंस आप याद कर लें। और जो एक न्यूक्लियोटाइड जब बेस बनाता है, जो डिस्टेंस वो कवर करता है उसको हमने नाम दिया था 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये जो ट्विस्ट कब आता है, ये जो ट्विस्टिंग इसकी होती है वो 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद होगी। ये 3 चीजें आप याद कर लें। डिस्टेंस ऑफ जब वो ट्विस्ट ले रहा है 20 एंगस्ट्रॉम, कितना डिस्टेंस पे एक नाइट्रोजिनस बेस कवर कर रहा है 3.4 एंगस्ट्रॉम, एंड 10 न्यूक्लियोटाइड पे क्या कर रहा है वो दोबारा ट्विस्ट कर रहा है। 10 न्यूक्लियोटाइड के पहले वो नहीं कर रहा, ट्विस्टेड आफ्टर कंप्लीट 10 मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब वाटसन एंड क्रिक मॉडल explained Shargav's rule, wherever one strand of DNA molecules has an A, the partner strand has T, adenine with thymine and cytosine with guanine, ठीक है, the complementary strand। अब उसने ये कैसे कह दिया कि अगर एक स्टैंड है, यहाँ पे मैंने A लिखा है, यहाँ पे मैंने T लिखा है, T, यहाँ पे मैंने G लिखा है, यहाँ पे मैंने C। अब ये एक स्टैंड है, इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? एडिनिन किसके साथ पेयर करेगा? थायमीन के साथ। ए का टी, टी का ए, जी का सी, सी का जी, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री हम स्टैंड ऐसे बनाते हैं। Therefore, in the DNA of any organism, the amount of adenine equals to the amount of thymine and the amount of guanine equals to the amount of cytosine. इसलिए किसी भी DNA में जितना एडिनिन होगा उतना थायमीन, जितना साइटोसिन होगा उतना ग्वानिन। Although the base pairing rules dictate the combination of nitrogenous bases that forms the rungs of the double helix, they do not restrict the sequence of nucleotide along each DNA strand. Thus, the linear sequence of 4 bases can vary in countless ways, and each gene has a unique order of. अब उसने ये कि ये कांस्टेंट ही रहेगा, एडिनिन थायमीन के साथ करेगा, साइटोसिन ग्वानिन के साथ करेगा, लेकिन किसी मोनोन्यूक्लियोटाइड एडिनिन और थायमीन के किसी में साइटोसिन एंड ग्वानिन के 10 हो, फिर 10 के ऐसे भी हो सकता है, बीच बीच में भी हो सकते हैं। तो ये हर इंसान की दूसरे इंसान के साथ सीक्वेंस नहीं मिलती, अलग अलग सीक्वेंस होती है। इवन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग की भी सीक्वेंस सेम नहीं होती, ठीक। अब डीएनएशन कैसे करता है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। द वाटसन Crick model immediately suggests the base for copying the genetic information is complementary. One chain of the DNA molecule may have any conceivable base sequence, but this sequence completely determines that of its partner in the duplex. If the sequence of one chain is this one and the sequence of the partner is this one, each chain in the duplex is a complementary minor image of the other. To copy DNA molecule, one need only unzip it and consider a new complementary chain along each neck strand. अब इसको मैं आपको बना के समझा देती हूँ, वो आप ज्यादा समझेंगे। अब इसने क्या बात कही है कि हम अनजिप क्या करेंगे? डीएनए, हमने एक डीएनए लिया है, सीधा बनाते हैं, ये बंद है, जैसे हम बैग खोलते हैं उसको हम कहते हैं अनजिप करना। मैंने इसको अनजिप कर दिया, खोल दिया। अब मुझे क्या पता चला कि सीक्वेंस क्या है? कोई भी हम सीक्वेंस ले रहे हैं, ए टी जी सी टी ए, ये एक स्ट्रैंड की
सीक्वेंस है। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री इसका स्टैंड बनाना है। इसके एमसीक्यूज आते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चन में भी देखिएगा डीएनए के लिए पूछ रहा है या आरएनए के लिए, क्योंकि इसमें फर्क होता है, इसमें थायमीन आएगा, इसमें यूरेसिल आएगा। ये आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट इसका बनाना है स्ट्रक्चर, तो मैं कैसे बनाऊंगी? एडेनिन का थायमीन, थायमीन का एडेनिन, ग्वानिन का साइटोसिन, साइटोसिन का ग्वानिन, थायमीन का एडेनिन और इसका थायमीन। और इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर हमारे पास हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन देखा या डीएनए के हमने जब स्टडी की, हमें पता चला 50-50% करेंगे, हमें पता चला कि उसमें 40% एडेनिन है, ठीक है, 40% एडेनिन है, 60% उसमें साइटोसिन है। ठीक है, अब मुझे मालूम करना है इसके स्टैंड क्या बनेंगे और उसकी जो बेस पेयर की कंपोजिशन क्या बनेगी। या अगर ये भी नहीं गिवन होता है, मैंने बता दिया आपको 40% एडेनिन गिवन है और दूसरे बेस पेयर्स की हमें मालूम करनी है, ठीक है। तो 40% एडेनिन हमारे पास गिवन है, तो हम कैसे करेंगे? 40 में 100 में से 40 माइनस करेंगे, हमारे पास 60 आ गया। इसका मतलब 60 हमारे पास या साइटोसिन है या ग्वानिन है, वो हमारे पता नहीं है। अब एडेनिन किसके साथ बेस बनाएगा? थायमीन के साथ। अगर मैंने यहाँ पे ग्वानिन लिख दिया है, ये किसके साथ बनेगा? 3 बॉन्ड बना के साइटोसिन के साथ। इसका मतलब आंसर क्या हुआ? 20% थायमीन, 30% साइटोसिन। अब देखिए 100% होना चाहिए, 20% थायमीन है, 20% एडेनिन हो जाएगा, 40% हो गया। 30% साइटोसिन है तो 30% ग्वानिन होगा। कोई भी अलग स्ट्रैंड नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं आप करते 20 यहाँ पे 40 कि 100 ही पूरा करना है, नहीं, आधा आधा करेंगे। 60% हो गया, देखिए 100 मिल गया। ये एमसीक्यूज बहुत इजी होते हैं, अगर ये आ गए तो आप मार्क्स कर लीजिएगा। ये ऐसे आएंगे एमसीक्यूज, और ये स्टैंड में से भी आते हैं कि आपके पास एक स्टैंड गिवन है और ये फिर बनाएंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट स्टैंड बनाना होगा आपको। फिर उसमें क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा कि डीएनए है या आरएनए है, ठीक है। रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। अब रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव इसने क्यों नाम दिया? क्योंकि जब भी डीएनए नहीं करता, अगर ये 2 स्ट्रेन है, फॉर सपोज माइटोसिस हम कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? माइटोसिस में आपको पता है नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएंगे। अगर 2 की हो रही है तो ये 4 सेल्स बनाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर भी सेम होते हैं। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है ये स्ट्रेन अलग अलग हो जाएंगे, ये फिर अलग किसी के साथ बेस बनाएगा, ये फिर अलग किसी के साथ बेस बनाएगा। इस कंजर्वेटिव को, इस रेप्लिकेशन को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। पूरा डीएनए साथ रेप्लिकेट नहीं करता। जी हम एग्जांपल लेते हैं, मैं और मेरी कॉपी, ये मैं हूं और ये मेरी कॉपी है। मेरी कॉपी ने भी किसी के साथ बॉन्ड कर दिया और मैंने भी किसी के साथ बॉन्ड कर दिया, मीन्स हम पहले 2 थे अब 4 हो गए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब इसने क्या लिखा है देखिए, the form of DNA replication suggested by Watson-Crick model is called semi-conservative because after one round of replication, the original duplex is not conserved. Instead, each is पूरा जो डुप्लेक्स है हमारे पास कंजर्व नहीं होता। Instead, each strand of the duplex becomes part of another duplex. मैंने आपको यही समझा दिया कि जो पूरी मेरी और मेरी कॉपी थी अब साथ नहीं है। इसने क्या कर दिया? मुझे धोखा दे दिया, किसी और के साथ बॉन्ड बना लिया और मैंने भी किसी और के साथ बॉन्ड बना लिया। तो ये पूरा तो हम कंजर्व नहीं हुए ना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव कंजर्वेशन या रेप्लिकेशन। The complementary nature of DNA duplex provides a ready means of duplicating the molecule. If one were to unzip the molecule, one would need only to assemble the appropriate complementary nucleotide on the export single strand to form 2 doctor duplicates in the same sequence. The prediction of the Watson-Crick model was tested in 1958 by Matthew Meselin and Frank Settle of the California Institute of Scientists
bacteria, so the DNA of bacteria was eventually denser than normal. Then they transferred the growing cell to a new medium containing the lighter isotope and harvest the DNA at the various intervals. अब इसने बात कह दी थी कि सेमी कंजर्वेटिव है, लेकिन इसको प्रूव भी अब करना था। पहले हमने क्या किया था, पहले हमें जरूरी होता है, नेसेसरी, हमने डीएनए मॉलिक्यूल को हम अनजिप करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसने एप्रोप्रिएट अपने कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बनाए या नहीं बनाए। ये फिर बात फिर किसी साइंटिस्ट ने कैलिफोर्निया में टेस्ट की थी, फिर उन्होंने क्या किया था, फिर एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरिया पे। उसने क्या किया कि लाइटर आइसोटोप, मैंने आपको बताया था आइसोटोप क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जिसके एटॉमिक मासेस सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। उसने क्या किया, नाइट्रोजन का जो लाइटर आइसोटोप है उसको डीएनए के साथ हार्वेस्ट करवा दिया, रिएक्शन करवा रहे हैं। अब ये एट द फर्स्ट द डीएनए दैट द बैक्टीरिया मैन्युफैक्चर वाज ऑल हेवी। पहले क्या किया, हेवी जो एक हेवी के साथ करवाया, एक लाइट के साथ करवाया, फिर उन्होंने जब रिएक्शन करवाया तो उन्होंने फिर देखा कि जो भी बैक्टीरिया हमारे पास मैन्युफैक्चर होके आए वो सब हेवी आइसोटोप के हैं, हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। But at the new DNA that we being formed incorporate the lighter nitrogen isotope. DNA density fell after one round of DNA replication was complete. The density of the bacterial DNA has decreased to value intermediate between all light isotope and all heavy isotope DNA. After another round of replication, two density classes were observed, one intermediate and the other light, corresponding to the DNA that include none of the heavy isotope. These results indicate that after one round of replication, each daughter DNA duplex possessed one of the labeled heavy strand of the parent molecule. When this hybrid duplex replicated, it contributes one heavy strand to form other duploid structure, hybrid duplex, one light strand to form light duplex. Massillon and Settle's experiment thus clarified, confirmed the prediction of Watson-Crick model that DNA duplicates in semi-conservative manner. अब क्या किया उसने, अब मैं स्टोरी की शक्ल में आपको फिर बता रही हूँ। पहले उसने फिर क्या किया, बैक्टीरिया पे किया। अब पहले हमें ये पता चल गया, अब यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि डीएनए कैरियर है, फिर रेप्लिकेशन का पता चला कि रेप्लिकेट करता है, फिर पता हमें क्या चला कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। अब हम प्रूव कर रहे हैं कि सेमी कंजर्वेटिव है भी या नहीं है। फिर उन्होंने बैक्टीरिया लिया, उन्होंने क्या किया, दो आइसोटोप्स लिए नाइट्रोजन के, एक N15 जिसको हमने नाम दिया हेवी, और एक उन्होंने लिया लाइटर आइसोटोप N15 जिसको हमने नाम दिया हेवी, N14 जिसको हमने नाम दिया लाइटर। अब उन्होंने क्या किया, दोनों इंजेस्ट करवा दिए बैक्टीरिया में। अब डीएनए रेप्लिकेशन उसकी स्टार्ट हो गई। जब फर्स्ट राउंड हुआ, 10 मोनोन्यूक्लियोटाइड्स कंप्लीट हो गए। जब उसने ट्विस्ट किया, जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ तो उसके पास कोई भी लाइटर आइसोटोप नहीं था, सब हेवी आइसोटोप थे, ठीक है। जब सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ उसके पास कोई भी हेवी नहीं था, सब लाइट थे, ठीक है। जब थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ तो उसके पास ये भी था, ये भी थे। जब डुप्लेक्स बन गया, डुप्लेक्स जब बन गया तो उसके पास दोनों थे। पहले क्या पता चला कि हेवी ने अपना कंट्रोल किया, हेवी अपना ज्यादा डोमिनेट हो गया, इसलिए पहले राउंड में हेवी था। फिर दूसरे में लाइट आ गया, अब तीसरे में तीनों आ गए, दोनों थे, ठीक है ना। इसलिए पता चल गया कि जो भी हमें लास्ट में रिजल्ट मिलेगा वो फर्स्ट के साथ मैच करेगा। हमने जब भी जो भी इंसर्ट किया दोनों किए, लास्ट में हमें दोनों मिल गए। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो भी मेरी कॉपी बनाएगी स्टूडेंट वो उसी जैसा होगा, इसका एक कॉम्प्लीमेंट होगा, जो मैं बनाऊंगी वो मेरा ही कॉम्प्लीमेंट होगा, सेम होंगे। इसलिए हमें पता चल गया और ये बात प्रूव हो गई कि सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, ये बात भी हमें पता चल गई थी। A DNA molecule copies replicate itself by separating its two strands and using each as a template to assemble a new complementary strand, thus forming two daughter duplex. These two strands are assembled in different directions. ये मैंने बता दिया कि कॉपीज क्या करेंगी, रेप्लिकेट्स करने के लिए अपने आप को अलग कर देंगी। मैंने क्या किया, मैंने भी मेरी कॉपी को अलग कर दिया, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई, मैंने भी अलग कर दिया। अब क्या कह रहा है कि उसको हम कहते हैं टेम्पलेट,
इसका नाम हमने क्या रख दिया, टेम्पलेट। टेम्पलेट। और ये जब अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाएगी तो इसका मतलब उसने रेप्लिकेशन कर दी, ठीक है। फॉर्मिंग टू डॉटर डुप्लेक्स। पहले क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे स्टैंड्स को, फिर एक एक स्टैंड को हमने नाम दिया टेम्पलेट, फिर वो दोनों अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाएंगे, एक दूसरे को मतलब उसने धोखा दे दिया, फिर उसने अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना दिया और दोनों की डायरेक्शन अलग हो गई। अब वो दो साथ हैं और ये दो साथ हो गए, इसका मतलब रेप्लिकेशन हुई। रेप्लिकेशन का मतलब है, अब ये बात आप याद रखिएगा, रेप्लिकेशन में ना डीएनए टूट गया पूरा, ना ही हाफ हो गया, ना ही जीन्स पे कोई असर पड़ा, सिर्फ क्या बन गया, डबल हो गया। ठीक है, यहाँ तक अब पूरा हो गया। इंशाल्लाह कल हम आगे